हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का, जिनकी परीक्षा 3 मार्च 2025 को होने वाली है, उनका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो हमारा 1 से लेकर 30 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप, उनका हम लोग उत्तर इस वीडियो में देखने वाले। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड बोर्ड क्लास 10th मैथ की परीक्षा 3 मार्च 2025 को आयोजित होगी और इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जिनको झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रांची के द्वारा जारी किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो साथियों, तो 52 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उन्हीं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास 10th विषय गणित 80 नंबर का एग्जाम होगा। आपको परीक्षा में 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बात करें साथियों, तो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और 4 खंड में आपका बंटा हुआ है, लेकिन आपको खंड ए को हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे। बाकी खंड बी सी डी जो है वो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम कराने की कोशिश करेंगे। खंड ए में साथियों टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए और इन 30 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए विकल्प दिए गए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको एमसीक्यू हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं इनके बेहतरीन सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने है साथियों कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य को बताना है, क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन कराऊंगा। थोड़ा सा जो है धैर्य रख के देखिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत फास्ट नहीं करा रहा है, एकदम आराम से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27 का मान दे रखा है, ये शून्य पूछा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर लिखना है जीरो, शून्य यानी कि जीरो लिखना है। एक्स बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर जब करोगे तो माइनस 27 उधर चल जाएगा प्लस का 27। एक्स बराबर हो जाएगा साथियों, इधर रूट लगेगा, चूंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट लगेगा और ये हो जाएगा 27। ठीक है, जब स्क्वायर साथियों जब रूट बनता है, स्क्वायर जब रूट बनता है तो उसके आगे एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह आता है, ध्यान रहेगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, और 27 को हम लोगों को लिखना साथियों। 27 कैसे हम लोगों का टूटेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और आपको पता होगा साथियों कि रूट के अंदर 2 रूट से 1 बाहर आता है। ठीक है, तो 2 से 1 बाहर आ जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 से 1 बाहर हो जाएगा साथियों। तो 2 3 से 1 3 बाहर और बाकी 1 3 अंदर में रहेगा, यानी कि प्लस माइनस 3 रूट 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान से आपने ये कर पाया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो झारखंड बोर्ड अक्सर पूछ लेती है कि टी स्क्वायर माइनस 36 का शून्य। ये आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में करने बोलता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनको आपको जरूर करके बताना। टी स्क्वायर माइनस 36 का शून्य कमेंट में बताना, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अगला देखो साथियों, बोला गया है यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं। बोला गया है कोई बहुपद है, उनका ग्राफ अगर साथियों एक्स अक्ष के जो है 3 बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं तो ग्राफ का जो है कितने शून्य होंगे, तो 3 शून्य होंगे साथियों। एक्स अक्ष को अगर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो 3 शून्य होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला वो क्वेश्चन पूछा गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। साथियों, दो परिमेय संख्याओं के बीच आपको याद रखना अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मैं बोलूं 4/5 और 7/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो आप बोलेगे सर 6/5 है, एक ही तो हो गया। नहीं, हम इसको और ज्यादा बड़ा कर देते, ये हम कर दिए 10 गुना इसको, तो ये हो गया 40/50, ये हो गया 70/50। अब देखो कितना ज्यादा है, 40 42 43 44, जितना ज्यादा हम चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच। अगला बोला दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि दो लगातार सम संख्या है उनका एचसीएफ मौसा पूछा गया। जैसे कोई भी दो लगातार आप ले सकते हो, 2 और 4, 2 और 4 का मौसा कितना होगा साथियों, 2 और ये 4 का मौसा निकालेंगे तो कितना आ गया, 2 आया। तो 2 जो है लगातार क्रमिक सम संख्याओं का मौसा,
कितना आएगा साथियों, तो आएगा 2। अगर यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा है, पूछ और क्या सकता है, अगर पूछ रहे विषम, दो लगातार विषम संख्याओं का भी तो मौसा पूछ सकता है। बोलेंगे यस सर ये तो पूछ सकता है। कोई ऐसा नहीं कराएगा आपको, कोई यूट्यूब चैनल नहीं कराएगा, सिर्फ जो क्वेश्चन वो कराएगा, जो आएगा वो तो बताएगा नहीं, ठीक है। तो इनको भी आपको करते जाना है। जैसे दो विषम संख्या अगर लगातार हम लोग ले लें, जैसे 3 और 5, तो याद रखिएगा 3 और 5 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो 3 एकम 3 बच गया 2, फिर यहां से 3 देंगे, फिर बचेगा 1, लास्ट में साथियों 1 जो है इसका मौसा आएगा। यानी कि दो विषम संख्याओं का, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होगा और दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होगा वो 2 होगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला बोला है दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c में कितने अधिकतम हल संभव है। देखो x का मान हम लोग जितना चाहे रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अनंत तक। y का मान भी हम लोगों को जितना है 1 2 3 4 5 जो हम लोगों को रखने माने अनंत तक। यानी कि जितना वैल्यू रखेंगे उतना आंसर आएगा, जितना वैल्यू रखेंगे उतना हल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनंत, जिसको अनगिनत कह सकते हैं, यानी कि जितनी वैल्यू रखेंगे उतना ज्यादा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। हमने पहले भी बता रखा है, इससे पहले जो वीडियो डाला उसमें भी हमने बताया कि क्वेश्चन जो है इससे जरूर आएगा। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो डाला उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको जरूर से जरूर देख लें। इस वीडियो को जो है देखने के बाद उनको जरूर देख लें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो बोला गया है कि असंगत समीकरण का युग्म जो है निरूपित करता है तो कैसा होता है, समांतर होता है। और समांतर यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो समांतर किसमें होगा, कौन सा असंगत होगा, कौन सा संगत होगा, वो सारा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। उनको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से आप जाके मैथ के वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगला देखो, बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल होगा। ये रखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल पूछा गया, क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, इनको 2 से इसको x को गुना करोगे, एक्स स्क्वायर को, तो 2x स्क्वायर होगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 2x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर -3 आए। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो -3x ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब x को यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग किसको कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो दोनों से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, और इधर बचेगा कितना, x माइनस 1 बराबर कितना, 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना, -2 उधर चल जाएगा +2, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, +1। तो जो आंसर दिया है वही हो जाएगा, या तो +1, देखो -1 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा, +2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वें नंबर सवाल का। आसान सवाल था। 8वां नंबर देखो, बोला गया दो लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। दो लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। यानी कि दो संख्या जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, उनका जो, ये दोनों संख्या कैसा, विषम संख्या है, ठीक है, उनका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 290 आएगा। तो हम लोग यहाँ करके भी देख सकते हैं, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 290 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 11 का स्क्वायर करेंगे 11 11 121, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190 आएगा नहीं, 1 1 2 लास्ट में आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 1 10 के 0, 6 2 8 1 9 हो गया, और 1 1 2, यानी कि यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको भी अगर करके देखोगे तो 169 प्लस जो है 225 जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल फर्जी सवाल, आसान सवाल है, ठीक है। जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वैसा ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। खास करके मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और 1 2 क्वेश्चन ऐसे भी जो आपके लिए नए हो सकते हैं, लेकिन इनको आपको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी में है। एपी में वही रहता है साथियों जिसका डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर क्या हो, बराबर हो। सार्व अंतर सब में क्या हो, बराबर। जैसे 4 में से 2 घटाए साथियों कितना बचेगा, 2 बच गया। फिर देखो 8 में से 4 घटाए कितना बच गया, 4 बच गया। देखो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। देखो यहाँ 2 घर बढ़ा, यहाँ 4 घर, फिर 8 घर, तो ये डिफरेंस सेम नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो फिर वैसे डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें 1 से देखो 3 घर बढ़ गया, ये भी डिफरेंस सेम नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला
-10 में 4 जोड़ेंगे -6, -6 में 4 जोड़ेंगे -2, -2 में जो है 4 जोड़ेंगे 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। किसके पद का? 18वां पद। तो 18वां पद कौन सा हो जाएगा? 1, 4, 7, 10 का। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि a 18 निकालना है। a का मान कितना? पहला पद को a बोलते हैं, 1 हो गया, प्लस n के जगह 18, 18 में से 1 घटाएंगे, हम यहाँ डायरेक्ट लिखते जाते हैं, 18 में से 1 घटाएंगे 17। d का मान कितना है? 4 में से 1 गया, d कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में पहला पद घटा के, तो 4 में गया 3, तो 3 हो जाएगा। 17 तिया 51, पहले गुना उसके बाद जोड़, 51 और 1 कितना हो जाएगा? 52, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए 8, 10 निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बताना, 10वां पद निकालना है, यही वैल्यू से 10वां पद आपको निकालना है और कमेंट में बताना। अगला 11वां नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो 6 पॉइंट का क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़े थे कि दो त्रिभुज अगर रहेगा, उनका अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, जैसे 16:9 ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो पूछा किसका अनुपात है? तो संगत भुजा का। तो इसका जो है रूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? रूट निकाल देंगे। 16 का जब हम लोग रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 4:3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब आपको भुजा पूछे तो रूट कर देना है। भुजा जब आपको पूछे तो रूट निकाल देना है, और जब आपको क्षेत्रफल पूछे, भुजा दे दे और क्षेत्रफल पूछे तो आपको स्क्वायर निकाल देना है। जैसे अगर क्वेश्चन दे रखा होता है ऐसे कि 4:3 में भुजा है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 4 × 16, 3 × 9 होगा। आसान है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और जब भी क्वेश्चन पूछता है तो यही 16:9 का ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा आज तक झारखंड बोर्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है इस चैप्टर से। अगर पूछता है ऑब्जेक्टिव का ये सवाल वाला, ये टाइप, तो यही क्वेश्चन, यही डाटा सेम टू सेम रहता है। ठीक है, कभी जो है क्षेत्रफल पूछता है, कभी जो है भुजा पूछता है, तो वो डाटा यही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। नीचे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे जो दे दिया, यहाँ समलम चतुर्भुज दे दिया, तो ये समलम नहीं है, ये समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज जो है उनके विकर्ण दिए गए। समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजा क्या इसके बराबर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है। 2 विकर्ण दिया है, तो विकर्ण को हम लोग डी से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला होता है d1²। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, आपको ये सब लिख लेना, याद करना। d1² प्लस d2² बराबर होता है 4a²। ठीक है, डी मतलब हो गया विकर्ण, d1, पहला विकर्ण को d1, दूसरा को d2। पहला विकर्ण कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण 8, 8 का स्क्वायर बराबर है 4। ये जो है यहाँ पे a बता रहा है भुजा को, तो ये तो हम लोगों को पता नहीं है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 88, 64 बराबर 4a²। अब a जो है इधर रहेगा a², 4 इधर आ जाएगा, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 36 64 हो गया 100 बराबर हो जाएगा, देखो 4 इधर आ जाएगा बटे में, गुना में उधर a²। 4 से कटेगा ये कितने बार में? 25 बार में। तो a² का मान 25 है, तो a का मान कितना होगा? √25। कितना हो जाएगा? √25। तो a का मान हो जाएगा आंसर कितना? √25। किसका आंसर होता है? 5। तो 5 × 5 यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला तुम जो है नोट डाउन कर लेना, तुम लोग सब कोई फॉर्मूला इसको नोट डाउन कर लेना, भूलना नहीं है इस फॉर्मूला को। अगर समचतुर्भुज का क्वेश्चन आए, डायगोनल दिया है, जो है आपका डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया गया है, तो आपको भुजा पूछेगा, ये फॉर्मूला लिख लेना। आगे देखो बोला गया है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष, जैसे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, जहां पे प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यहीं पे तो कट किया, कट यानी कि प्रतिच्छेद, तो इसी को तो मूल बिंदु कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही रिलेटेड पूछा गया है कि y अक्ष की से 5 इकाई, देखो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, y अक्ष से 5 इकाई, y अक्ष से कितना? 5 इकाई, और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। देखो y अक्ष से 5 इकाई जब हम लोग लेंगे तो कुछ इस जगह पे होगा, ऐसे होगा, और x अक्ष से यहाँ पे, x अक्ष पे एक बिंदु P है तो इस जगह पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा साथियों, ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। y अक्ष से 5 इकाई x की ओर लेना इधर से, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, और y का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि y अक्ष से लिए, यहाँ से लिए, तो x 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 0। ऐसा भी हो सकता था अगर पीछे जाए तो -5
-5 और 0, ये दो केस इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर माइनस वाला नहीं दिया तो प्लस वाला दिया, तो 5 और 0 हो जाएगा। इसमें x अक्ष का मान 5 होगा और y अक्ष का मान 0 होगा। ठीक है, अगला देखो बोला गया यदि साइन a का मान 3/4 है तो कोसेक a का मान पूछा गया। साइन a बराबर होता है p/h, साइन a बराबर p/h, p का मान 3, h का मान 4। कोसेक a का वैल्यू पूछा है, तो ये सब तो आपको आना चाहिए छोटी छोटी चीज। कोसेक a का मान कितना होता है, h/p होता है, उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो h/p हो गया। तो h का इसको पलट देना तो 4/3 हो जाएगा, h/p, h ऊपर p नीचे, तो 4/3 हो जाएगा, पलट देना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया यदि सेक a प्लस tan a बराबर ये इंटू 1 माइनस साइन a बराबर, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। सेक a बराबर, ये पढ़ोगे तभी बनेगा, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं बनाओगे। ठीक है, पढ़ोगे ये तभी बनाओगे। ठीक है, जैसे सेक a बराबर होता है 1/cos a, सेक a बराबर क्या होता है 1/cos a, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस tan a को हम लोग लिखते हैं साइन a बटे कॉस ए, tan a को क्या लिखते हैं साइन a बटे कॉस ए, इंटू कितना दिया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रहने दे देते हैं 1 माइनस साइन ए। अब देखो कॉस ए यहाँ है तो एलसीएम कितना ही हो जाएगा, तो एलसीएम भी हो जाएगा कॉस ए, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगर ऊपर देखें हम लोग तो कॉस से कितना बार में कॉस आएगा, एक बार में, तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कितना बार में, एक बार, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर हो गया बटे कॉस ए, और इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया ऊपर में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए, बटे कितना हो जाएगा कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही होगा तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर ना लिख के 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, बटे हो गया कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो कॉस से कॉस का एक कट, 2 कॉस से 1 कॉस कट गया, ऊपर में 2 कॉस नीचे में 1 कॉस, तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ कॉस ए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपने इस क्वेश्चन को पहले भी बना रखा, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, नहीं तो आपका जो है बहुत ज्यादा ये समय व्यर्थ कर देगा। ठीक है, तो आंसर इस तरह से होगा इसका। आगे देखो बोला गया tan a का मान √3 है, तो a का मान होगा, तो tan a का मान √3 कब होता है, तो आपको पता है tan a का मान √3 कब होता है, जब tan का मान कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन का, कॉस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, ये सबका याद रखना आपको 6 वैल्यू का, तब जाके एग्जाम में बनेगा, नहीं तो एग्जाम में 100% इससे एक सवाल पूछेगा। 17 नंबर में ही उम्मीद है आपको सवाल देखने को एग्जाम में भी मिल जाएगा। इससे पूछ लेगा कि बताओ सेक जो है सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, ऐसे जो है एग्जाम में पूछ लेगा, तो आपको घबराना नहीं, वो पहले से आप तैयार कर लेना। ठीक है, आगे यहाँ पे हम बताते हैं। अब देखो साइन जो है 60 डिग्री का मान कितना हो गया √3 हो गया, तो आंसर तो ये हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे देखो बोला गया है जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर, बोल रखा है कि कोई खंभा है खड़ा है, ऐसे मान लो खड़ा है ये, ठीक है, तो ये खंभा खड़ा है तो इसकी छाया किधर जाएगी इधर, तो ये दोनों बोल रहा है आपस में क्या है साथियों, आपस में बोल रहा है ये दोनों क्या है बराबर है। तो ये दोनों जब बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, अगर इसको मिलाएंगे तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है, वैल्यू होगा 90 डिग्री, नहीं जी 90 डिग्री नहीं होगा, समकोण त्रिभुज नहीं कहता कि ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये नहीं कहता कि हम ये भी बराबर होगा ये भी बराबर होगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जी 45 डिग्री। क्यों, आपको पता होगा ये P है, ये क्या है P, ये पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो हम लोगों को पता है कि ये दोनों बराबर कहाँ पे होता है, tan 45 डिग्री पे। अभी पहले वीडियो ये पहले क्वेश्चन में बताया tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि P/B, P का मान भी 1 होगा, B का भी मान 1 होगा, तब ना जाके 1 होगा, या फिर P का मान 5 होगा, B का मान 5 होगा, तब ना कट के 1 होगा, यानी कि
tan 45 डिग्री भी एक वैल्यू है जिसमें P और B क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, B। जैसे अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो tan 45 डिग्री में ये आंसर बनता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, बोला गया अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। अर्धवृत्त, ये रहा पूरा वृत्त, ये कैसा वृत्त है, पूरा वृत्त। और यहाँ पे पूरा वृत्त के बारे में ना पूछ के कौन सा बोला, आधा वृत्त। तो यानी कि आधा जो है ऊपर का भाग नहीं होगा। मैं थोड़ा सा उसको जो है इरेज कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आधा जो है ऊपर का भाग, ये वाला भाग नहीं होगा, तो तब ना जाके अर्धवृत्त कहलाएगा। ये हम उसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, तब आपको समझ में आए। अब बोला गया अर्धवृत्त पर जो है कितने डिग्री का कोण होता है। तो अर्धवृत्त पे साथियों 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब ये जो है पहले से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। वृत्त का पूछ ले साथियों तो 180 डिग्री। देखो वृत्त में यहाँ पे टोटल 180। केंद्र का कोण पूछ दे, अर्धवृत्त में भी केंद्र का कोण पूछ दे तो 180, और वृत्त में अगर केंद्र का कोण पूछते तो 360 डिग्री। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन बोला गया, यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। जैसे बोल रखा ये वृत्त एक है, एक इसी से सटा हुआ दूसरा वृत्त ले लेना है, और इनकी जो है त्रिज्या बोला है, यदि दो वृत्तों के केंद्र यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग तुल्य है, यानी कि त्रिज्या लगभग दोनों क्या इस तरह से बराबर है। अब दोनों को मिला दिए तो बोला जा रहा है कि दोनों से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों को टच करते हुए कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक तो स्पर्श रेखा इधर खिंचाएगा, एक स्पर्श रेखा इधर, दोनों को टच करते हुए दो स्पर्श रेखा, और एक स्पर्श रेखा किधर खिंचाया जाएगा, ये दोनों को टच करते हुए बीचों बीच। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज, ये दोनों वृत्त को जो है टच करना है, तो एक तो इधर खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श यानी कि टच करने वाला, एक इधर और एक इधर। तो टोटल कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, 3 स्पर्श रेखा। ये आंसर होगा। ठीक है, अगर दो वृत्त को इस तरह से मिला दे। लेकिन अगर पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछा है जो अभी हम बताने वाले हैं, अगर पूछ ले एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर, तो बहुत ज्यादा, अनंत बोल सकते हैं। कितने, अनंत, जहां से मन करो वहां से जो है टच करके हम लोग रेखा खींच सकते हैं। तो आंसर अगर एक वृत्त का रहेगा साथियों तो अनंत होगा, और अगर एक से ज्यादा वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया, तो आपको जो है देख के बनाना होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर 3 वृत्त पूछ दे, 3 वृत्त बोले और तीनों को जो अगर टच करने की बात बोले साथियों, अगर 3 वृत्त बोले और तीनों को टच करने की बात बोले तो देखो कौन सा हो जाएगा। तो देखो एक तो यहां से गुजरेगा, एक यहां से गुजरेगा, मात्र 2 ही होगा। अगर आप बीच में कहीं से भी लोगे, जैसे यहां पे लोगे तो इसको तो टच नहीं किया, यहां से लोगे इसको तो टच नहीं किया, 3 वृत्त हो जाएगा तो 2 होगा। याद रखना ऐसे कैसे बना। ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग चलते हैं 21वां नंबर सवाल से। बोला वृत्त के समदूरस्थ जीवाएं, वृत्त के समदूरस्थ, वृत्त के केंद्र से, कहां से, केंद्र से, ये रहा वृत्त, और वृत्त का केंद्र यहां होता है, उससे समदूरस्थ यानी कि दोनों तरफ बराबर दिशा में, एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, दोनों तरफ बराबर लिए, तो बोला है जीवाएं आपस में क्या होती है, जीवा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जीवा हो गया, दोनों तरफ लिए केंद्र से बराबर दूरी में, यहां से भी जितना दूरी, यहां भी उतना दूरी है। ठीक है, तो बोल रखा क्या होगा, तो यहां पे जितना लंबाई इसका उतना लंबाई इसका भी होगा, यानी कि लंबाई दोनों का क्या होगा, समान होगा। तो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि समान दूरी पर लिया। अगर समान दूरी पर नहीं होता, मान के चलो समान दूरी पर नहीं होता, अगर एक जो है साथियों यहां होता, मैं आपको दिखाता हूं, अगर समान दूरी पर नहीं होता, अगर एक जो है समान दूरी पर नहीं होता, एक यहां पे होता, समझो जरा सा, यहां पे न हो के एक वृत्त का लाइन अगर यहां पे होता, तो देखो इसका लंबाई तो ज्यादा है, इसका लंबाई क्या है, कम है, तो असमान होता, क्या होता, असमान। लेकिन आंसर यहां पे कौन सा होगा, चूंकि समान दूरी पे है तो आंसर हो जाएगा समदूरस्थ है, तो समान आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बोला गया दो गोले का आयतन 8:27 है, गोले का आयतन दे रखा, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। तो गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है, क्वेश्चन ये फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा हम भी फिर ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। क्योंकि इसमें 2 जो है दिया है तो हम लोग इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। अब देखो पाई से जो है यहां से समझो जरा सा, R1 से R1 कट गया, सॉरी पाई 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। और चूंकि दे कितना रखा आयतन, इसका मान कितना 28, इसका मान कितना 27, यानी कि R1 क्यूब का मान R1 के पावर 3 यानी कि R का मान जो है 8 दिया है। तो किसका क्यूब 8 होता है साथियों, तो आपको पता है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का।
2 का घन होता है तो r का मान, r1 का मान यहाँ से कितना निकला 2, यहाँ पे r3 का मान दिया है r2 का क्यूब दे रखा है साथियों 27। तो बताओ यहाँ पे जो है किनका मान है, तो r2 का मान हो जाएगा, ये किनका क्यूब होता है तो 3 का, r1 का मान 2 हो गया, r2 का मान 3 हो गया। लेकिन यहाँ r1 r2 नहीं पूछा, आंसर झट से ये वाला नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है, तो बताओ कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये पहला का हो गया, ये दूसरा का भी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग r2 लिए थे, ये r1 लिए थे, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई। r1 का मान कितना आया था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। r2 का मान कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आंसर होगा 4:9 यानी कि 4:9। हड़बड़ी में 2:3 नहीं लगाना, ठीक है, समझ गया। अगला देखते हैं। अगला 23वां नंबर बोला कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई है, तो बोला गया उसकी त्रिज्या। तो गोले, वही क्वेश्चन तो है, गोला का क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का मान दिया 144 पाई, इसी का मान दिया 144 पाई। इस पाई से इस पाई को काट देते, बराबर किधर से उधर कटता, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 144 बटे हो जाएगा 4, गुना में उधर 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24, आर स्क्वायर का मान हो गया 36। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट 36 यानी कि क्या हो जाएगा 6, 6 गुना 6 36 होता है, 2 6 से 1 6 बाहर निकलेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 24वां नंबर सवाल है, बहुत ही इजी सवाल अब है। बोला गया एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। सिक्का उछलेगा, एक तो हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा। हेड यानी कि जो है क्या हो गया चित्त, और टेल यानी कि क्या हो गया पट। तो चित्त कितना आ सकता है, एक चित्त आ सकता है। तो उसकी प्रायिकता पूछा गया। तो टोटल वैल्यू देखो, प्रायिकता हम लोग किसको कहते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल बटे कुल, प्रायिकता तो इसी को कहते हैं। अनुकूल यानी कि जिसके बारे में बोला गया, सिक्का जो है चित्त कितना बार आएगा, एक बार। टोटल परिणाम कितना आएगा 2, एक तो हेड दूसरा टेल, तो आंसर हो जाएगा 1/2। अब बोला है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। कोई घटना निश्चित घटेगा ही घटेगा, जैसे कोई घटना बोल दिया एकदम निश्चित घटेगा ही घटेगा, तो उसकी प्रायिकता क्या होगा 1 होगा। जैसे आपका एग्जाम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम होना ही है। तो बताओ रोक सकता है कौन, रोक सकता है कोरोना। अब कोरोना अभी नहीं आने वाला, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। तो एग्जाम होगा तो निश्चित जो घटना होने वाला है, ठीक है, जैसे सूर्य को जो है डेली डूबेगा, डेली उगेगा, ये निश्चित घटना, डेली रात होगी, डेली दिन होगा, ये सब निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है 1 होता है। अनिश्चित घटना जो नहीं होगा, एकदम अनिश्चित घटना, जैसे क्या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। जैसे हम बोल दें क्या, अनिश्चित घटना का एक अगर उदाहरण दे दें तो हम बोलेंगे जैसे दिन है, तो हम बोले कि दिन में जो है रात हो जाएगी, दिन में ही रात, आज 12 बजे दिन में ही रात होगा, तो ये अनिश्चित घटना प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। एक और क्वेश्चन पूछता है कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का योग कितना होता है। निश्चित घटना और ये हो गया अनिश्चित घटना का योग कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रायिकता से पूछ लेता है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट वाला बता रहे, कोई नहीं बताता। प्रायिकता का मान कितना तक होता है, तो 0 से 1 तक। प्रायिकता का मान ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम 0। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 यानी कि 0% से लेकर कितना परसेंट तक, 100% तक प्रायिकता का मान हो सकता है। यानी कि बोले तो 0.1 से लेकर 0.0, 0.1 से लेकर 0.991 तक, 1 तक जो है 0 से लेकर 1 तक प्रायिकता का मान हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, बोला गया एक पासे को उछाला जाता तो सम संख्या आने की प्रायिकता। पासा उछालेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितना 6, कुल परिणाम। अब बोला है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम कितनी बार आ सकता है आप ही बताओ। या तो 2 है सम आ गया, या तो 4 आ सकता है, या तो 6। तो 3 हो गया आपका अनुकूल परिणाम, तो 3/6। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछता विषम आने की प्रायिकता, तो विषम भी तो 1 2 3 विषम है, तो 3/6 हो जाता है यानी कि 1/2। अगर पूछ लेता भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या पहले देखते हैं। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य इसमें कौन है, एक तो 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, जिसका जो है 2 ही गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या पे आने की प्रायिकता कितना हो जाता, 3 है, तो 3/6 यानी कि
1/2। तो ये आपको कर लेना है। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछता तो भाज्य जो है 4 और 6 दो ही भाज्य है, एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो भाज्य सिर्फ 4 और 6 यानी कि 2 और टोटल परिणाम 6, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 हो जाता भाज्य संख्या आने की। सब पूछा हुआ सवाल है जो हम बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको करते जाना। आगे देखो बोला गया है x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करना। तो समांतर श्रेणी में जैसे a1 a2 a3 a4 ऐसे होता है। हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में a2 - a1, a2 में अगर a1 को घटा दें, दूसरे पद में अगर पहला पद को घटा दें तो वो बराबर होता है कैसे, चौथा पद में तीसरा पद को घटाने से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि तीसरा पद में दूसरा, यानी कि एक आगे वाला पीछे वाला घटाएंगे, दूसरा आगे वाला पीछे वाला घटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। सार्वंतर क्या होता है, सेम आता है। तो इसी तरह ये बनेगा 3x में जब हम लोग x + 2 को घटाएंगे, ये रहा 3x में घटाएंगे x + 2 को, ब्रैकेट इसलिए दिए चूंकि एक साथ जो है 2 को घटा रहे। 4x + 1 में से अब अगला पद में पिछला घटाएंगे, 4x + 1 में से जब 3x घटाएंगे तो देखो 3x और -x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस 2x - 2 बराबर 4x में से 3x चल गया, कितना बचा x और ये बचा +1, ठीक है। x को इस साइड ले आते हैं, 2x माइनस क्या हो जाएगा x, x हो गया। अब 1 तो इधर पहले से है, 2 को इधर ले जाते हैं, 1 + 2, 2x - x चल गया, x बचा और 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हुआ, 3 बचा। तो x का मान कितना आया, 3 आया। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला बोला है यदि 6 8 9 7 तथा 13 का माध्य 10 है तो बोला गया x का मान ज्ञात करो। जब ऐसे परीक्षण दिए गए हैं, ऐसा डाटा दिया गया था तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का फॉर्मूला क्या होगा इस परीक्षण के लिए, तो टोटल ये माध्य का क्या हो जाएगा, परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो योग अगर निकालेंगे तो माध्य हम लोगों का कितना दिया 10, परीक्षण का अगर योग निकालें तो 6 8 कितना हो गया 14, 14 9 23, 23 और 13 कितना हो गया 36, 23 और 13 कितना हो गया 36 प्लस x, x तो जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं तो प्लस x रह गया। टोटल परीक्षण कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है, तो 36 प्लस x बराबर कितना हो गया, ये 36 प्लस x बटे 5 बराबर 10 है। 5 10 के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में गुना हो जाएगा, 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर 36 प्लस x हो जाएगा। 50 बराबर 36 प्लस x, x का मान निकालिएगा, 50 पहले से इधर है, 36 इधर आ जाएगा माइनस में, 50 में से 36 गया तो कितना बचेगा 14, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कर लोगे, आसान है। चलो अगला सवाल देखते हैं। बोला गया निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन। बहुलक हम लोग कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है, 2 है, 2 6 4 2 1 2, देखो 2 हम लोग इसको 3 बार मिल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज्यादा बार 2 आया तो आंसर क्या हो जाएगा 2, ये हो गया बहुलक। देख के आंसर लगा। माध्यिका पूछा गया, माध्यिका है, माध्यक और माध्यिका एक ही चीज होता है, माध्य अलग चीज है, ये माध्यक या फिर माध्यिका बोल देगा तो बात एक ही है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछेगा 5 मार्क्स वाले में, ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक, तो उनको भी कर लेना, ठीक है। ये 1 नंबर वाले में पूछा है। तो माध्यिका पूछा है कितना होगा, जब ऐसा आपको आंकड़ा दे दे और माध्यिका पूछे तो सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में सजा लो, किसमें आरोही यानी कि बढ़ते, या फिर अवरोही में सजा लो। तो मैं बढ़ते क्रम में सजाता हूँ। सबसे पहले 7 हो गया, दूसरा 8 हो गया, 7 8 8 के बाद 9 है, फिर 10 है, 11 दे रखा है, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, कितना है 15 है। टोटल देख लेना, गिन के मिला लेना, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। जब माध्यिका निकालने बोले या फिर माध्यक निकालने बोले तो इसमें ध्यान रखना बीच वाली संख्या होगा। इधर से भी देखो 3, इधर से भी देखो 3, बीच में क्या बचा 10, तो 10 क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। लेकिन सवाल एक तो यहाँ आपके मन में ऐसा भी आ सकता, आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीच वाले में जो है नहीं मिले, जैसे अगर बोल दे कि बीच वाले में कैसे नहीं मिले, अगर एक और संख्या इधर दे दे 17, तो आपको कैसा करना, जैसे एक संख्या यहाँ पे 17 दे दे तो आपको क्या करना, तो देखो अगर इधर से देखोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4 बराबर हो गया, बीच में तो कुछ बचा नहीं। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब परीक्षण सम में दिया गया, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या, परीक्षण की संख्या सम है, तो इसमें हम लोग बीच वाले में दोनों को जोड़ देते हैं और बटे 2 कर देते हैं, 10 प्लस 11 बटे 2 हो जाता आंसर, अगर ऐसा रहता, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर विषम रहेगा तो डायरेक्ट
मिल जाएगा बीच वाला, लेकिन सम रहेगा तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में दोनों को जोड़ के आधा कर देना। ठीक है साथियों, ये था आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न में बताया गया और झारखंड बोर्ड जो है इससे हार्ड सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछेगा। कुछ चैप्टर्स कुछ पेपर्स आपके मॉडल पेपर ऐसे आ गए जो बहुत ज्यादा हार्ड दिए, जैसे साइंस में बहुत क्वेश्चन हार्ड आपको लगे होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये JCERT तैयार करता है, एग्जाम का जो है मॉडल पेपर JCERT तैयार करता है और एग्जाम जैक लेता है, तो जैक बोर्ड इतना हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इस बात का जो है ध्यान रखिएगा। बाकी JCERT तैयार किया तो कुछ क्वेश्चन हार्ड दिया, लेकिन मैथ का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैथ बहुत इजी पूछा है, सोशल साइंस भी इजी है, हर एक सब्जेक्ट इजी पूछा है साइंस को छोड़ के, तो ध्यान से आपको याद रखना है। इस तरह से आप 30 क्वेश्चन को देख लिए। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और भी सब्जेक्ट के देखेंगे। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 9835146164 पे मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दिया गया और झारखंड बोर्ड से संबंधित पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, तो उनका प्लेलिस्ट जितना भी वीडियो यहाँ पे डाला गया उनका प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया नीचे में, आप उनको देख लीजिएगा। देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैक रैंकर्स यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहे। साथियों, कैसा लगा वीडियो एक कमेंट भी प्यारा से कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।